स्वागत दोस्तों, देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ आपके सामने होते हैं। यहाँ पे चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री के घर के बाहर वोट चोरी के ऐसे मिले सबूत, जिसके बाद कलेक्टर ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, इसी के सामने चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अचानक से मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है 7 सांसद वाली पार्टी के नेता को फोन। बताएंगे कैसे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर लगातार समर्थन जुटाया जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल दाखिल की गई है दोस्तों। बताएंगे किस मामले को लेकर एसआईटी बनाने की मांग की जा रही है, और इसी के साथ में अमित शाह के साथ भिड़ गए इंडिया गठबंधन के नेता दोस्तों। बताएंगे कैसे संसद के अंदर अमित शाह को जोरदार तरीके से फटकार लगाई गई है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट, जहां पर राहुल गांधी से मिलने पहुंच गए बीजेपी के ऐसे सांसद जिन्होंने अमित शाह की राजनीति को कर दिया फेल और राहुल गांधी के समर्थन से जीता था चुनाव। बताएंगे कौन से ये बड़े नेता है दोस्तों। इसी के साथ में प्रियंका गांधी की ओर से बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए 130वें संशोधन का पुरजोर तरीके से विरोध किया गया है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और भारत के पढ़े लिखे व्यक्ति को ही देश का उपराष्ट्रपति बनना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि क्या आप इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज रहे बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जो आरएसएस के नेता हैं। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखिएगा जरूर। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी एक और वोटर लिस्ट की अनियमितता को लेकर वोट चोरी के आरोप लगाते हुए बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं दोस्तों। दूसरी ओर एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है दोस्तों। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के अंदर मोदी सरकार के मंत्री और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के सरकारी बंगले के पास 1-2 नहीं बल्कि 43 वोटर आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं दोस्तों। खास बात यह है कि कई वोटर आईडी कार्ड जो जले हालात में मिले हैं, उससे पता चल रहा है कि इन्हें नष्ट करने की कोशिश की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही दोस्तों स्थानीय तहसीलदार और पटवारी समेत प्रशासन के लोग यहां पर आनन फानन में पहुंच गए और सारे वोटर आईडी को जब्त कर लिया गया है दोस्तों, और कार्ड के दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि एक सीसीटीवी कैमरे में जब छानबीन की गई दोस्तों, तो पता चला कि सरकारी क्वार्टर से ये महिला बाहर निकलकर सड़क पर आकर डस्टबिन से कूड़ा फेंकते हुए नजर आ रही है, यानी वोटर आईडी कार्ड फेंका जा रहा है दोस्तों। मोदी के मंत्री के सांसद प्रतिनिधि विवेक चतुर्वेदी ने इस मामले को ढकने की कोशिश करते हुए कहा कि सांसद को बदनाम करने के लिए एक कार्ड उनके घर के सामने फेंके गए थे। पुलिस ने कहा है कि इस मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है दोस्तों, लेकिन बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर अब तहसीलदार समेत स्थानीय अधिकारी कह रहे हैं कि वो जोर शोर से जांच कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या इस पूरे मामले पर सबूत निपटाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। कई सारे लोगों ने अपने अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। आपको बता दें कि कई लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि रेन बसेरे वालों का आईडी होगा जिसका एड्रेस 0 है। कुछ लोगों ने बोला दोस्तों कि पूरे के पूरे सरकार ही वोट चोरी के दम पर चल रही है। इसके बाद एक व्यक्ति आईना नाम का कहता है कि बीजेपी सबूत मिटा रही है। इसके बाद दोस्तों कलेक्टर भी बीजेपी का है, इस तरीके से भी निशाना साधा जा रहा है और सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है दोस्तों। कुल मिलाकर जिस समय में चुनावी पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे दोस्तों, उस दौर में ये खबर अपने आप में एक बहुत बड़ी सनसनी खबर के तौर पर देखा जा सकता है। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएं। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन को इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर इंडिया गठबंधन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के लिए भारी समर्थन जुटाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता काम पर लग गए हैं दोस्तों। जहां पर विपक्ष के कई सारे लोग टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू से संपर्क साध रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे नेता हैं जो ना बीजेपी ना कांग्रेस पार्टी किसी गुट में नहीं है दोस्तों, यानी जो आदर्श वाले गुट के नेता है उनको भी मनाने का काम अब कांग्रेस के नेता करने लगे हैं। ऐसे ही खबर सामने आ रही है, जहां पर नवीन पटनायक को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन किया दोस्तों। फोन पर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगे हाथ आने वाले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर भी जरूर उनसे समर्थन की मांग की गई होगी दोस्तों। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में लगातार विपक्षी दलों के सपोर्ट जुटाए जा रहे हैं दोस्तों। खासकर वे लोग जो इंडिया गठबंधन के साथ में नहीं है उनको साथ में लाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को और ज्यादा समर्थन मिले दोस्तों। यहाँ से टीडीपी और उड़ीसा से बीजू जनता दल और इसके बाद उत्तर पूर्व की कई सारी पॉलिटिकल पार्टी से संपर्क साधा जाएगा दोस्तों। कुल मिलाकर पूरे मिशन पर लग गए हैं सारे नेता। उड़ीसा में बीजू जनता दल के पास लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है दोस्तों, लेकिन राज्यसभा में उनके पास 7 सांसदों का समर्थन है और ये बहुत बड़ी बात होती है, 7 सांसदों का समर्थन। और उड़ीसा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बीजू जनता दल की राजनीति खत्म कर दी है दोस्तों, उसके बाद अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है, कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ मुकाबला करना ही पड़ेगा। और बीजू जनता दल के नेता ने स्पष्ट कहा था कि वो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़े रहेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ में खड़े रहेंगे। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की गई है दोस्तों। इस याचिका में पीआईएल में कहा गया है कि राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोपों के ऊपर एक एसआईटी का गठन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि जांच पड़ताल किया जाए और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर डिटेल में जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर सौंपी जाए। कुल मिलाकर दोस्तों एसआईटी गठन के आदेश अगर सुप्रीम कोर्ट जारी कर देती है तो फिर बीजेपी की सरकार को एसआईटी गठन करना पड़ेगा और उसके बाद हो सकता है कि उस एसआईटी का सुपरविजन किसी जज के अंतर्गत हो दोस्तों। फॉर्मर जज यानी पूर्व जज या फिर वर्तमान जज के अंतर्गत
तुरंत SIT काम करे और उसके बाद जो रिपोर्ट आए उसे लेकर कोर्ट में चर्चा भी हो सकती है। कुल मिलाकर ये एक अच्छा विकल्प दिया जा रहा है पूरे मामले पर दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए। दोस्तों देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने वाला है तो क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। दोस्तों जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अमित शाह और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के नेता एक दूसरे से भिड़ गए। दोस्तों दरअसल अमित शाह एक कानून लेकर आए हैं, 130वां अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन कानून लेकर आए हैं दोस्तों, जिस कानून के तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और देश के किसी भी मंत्री के ऊपर अगर आरोप लगते हैं, जिस आरोप में 5 साल की सजा हो सकती है और उसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करने के लिए अगर 30 दिन तक जेल के अंदर रख लिया, चाहे वो पुलिस कस्टडी हो या फिर न्यायिक कस्टडी हो, तो उसको 31वें दिन उसके पोस्ट से हटा दिया जाएगा। यानी अगर कोई प्रधानमंत्री होगा तो उसका पोस्ट 31वें दिन खाली हो जाएगा और ऐसा ही मुख्यमंत्री का पोस्ट भी खाली हो जाएगा और अगर कोई मंत्री है तो भी उसका पोस्ट खाली हो जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके के कानून पर अमित शाह ज्ञान दे रहे थे। उसके बाद होता है एक दिलचस्प मामला दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि इस संविधान संशोधन को पेश करते हुए अमित शाह ज्ञान देने लगे, कहने लगे कि हम ऐसे निर्लज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पोस्ट पर बने रहे। इस पर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि आपने जिसके लिए भाषण दिया था चक्की पिसिंग, उन्हीं को आपने महाराष्ट्र के अंदर डिप्टी सीएम बनाकर घुमाने का फैसला लिया, डिप्टी सीएम बनाकर घुमा रहे हैं। इस पर केसी वेणुगोपाल भी खड़े होते हैं दोस्तों और वो भी कहते हैं कि अमित शाह जी जब आप जेल में गए थे तो कहां चली गई थी आपकी नैतिकता? अगर ये कानून आपके दिनों में होता तो आप जेल में रह जाते और कभी भी देश के गृह मंत्री नहीं बन पाते। फिर हिमंत विश्व शर्मा को लेकर भी सवाल हुए दोस्तों कि क्या वो करप्ट नहीं था? अमित शाह के बयान का याद दिलवाया गया तो इस पर अमित शाह कहने लगे चलो भैया हो गया और जैसे तैसे दोस्तों मामले को टालने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर अमित शाह को डिबेट में सामने से बोलने तक नहीं दिया गया। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अब इंडिया गठबंधन के सांसदों के अग्रेसन के आगे बीजेपी टिक नहीं पाती तो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल की नेशनल स्पोक पर्सन है दोस्तों प्रियंका भारती, उनकी ओर से एक डिबेट में शामिल होते हुए बीजेपी सरकार के इस कानून का विरोध किया गया। दोस्तों उन्होंने कहा कि तड़ीपार रह चुका व्यक्ति नैतिकता पर बोलते हैं। मोदी जी के 72 में से 28 मंत्री दागी है, कई पर तो बेहद गंभीर मामले दर्ज है। मोदी जी खुद हेट स्पीच के बादशाह है। बीजेपी चक्की पिसिंग के सत्ता की रोटी सेकिंग तक का सफर कराती है और ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने धूर्त तक बोला, यहाँ नैतिकता पंखे पर झूल जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों जिस एजेंसी के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा उसे लेकर ही लोगों के मन में इतने शक है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी बयान आया था, तो कहीं ना कहीं इसी और इशारा करते हुए उन्होंने पूरे कानून को लॉजिकल तरीके से काउंटर किया है दोस्तों, उसका विरोध किया। अगर आप भी मानते हैं कि अगर यह कानून पास हो जाता है तो फिर इंडिया गठबंधन की पार्टियों की जहां जहां सरकार है दोस्तों उनके लिए दिक्कतें सामने आएगी। आप लोग जानते हैं कि किसी मुख्यमंत्री को 30 दिन 40 दिन 60 दिन जेल में भेज देना बिना पूरा ट्रायल किए हुए ये देश के अंदर कितना कॉमन बन चुका है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल के टाइम में भी हमने यही देखा था, इसी तरीके से हिमंत विश्व शर्मा के टाइम में भी यही देखा गया और इंडिया गठबंधन के हर एक मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा चल रहा है दोस्तों। ऐसे में अगर किसी मुख्यमंत्री को 30 दिन तक लगातार न्यायिक हिरासत में रखा लिया जाएगा कई सारे आरोप लगाकर, तो क्या उसे अपने पोस्ट से इस्तीफा दिलवाया जाएगा? कुल मिलाकर दोस्तों ये कानून पास होने के बाद ऐसा ही होगा और इसे लेकर चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई है। कुल मिलाकर ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर इंडिया गठबंधन को और ज्यादा विरोध करना पड़ेगा। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिख कर दो। अगर आप भी मानते हैं कि पूरे मामले को यानी वोट चोरी के नैरेटिव को पूरी तरीके से भटकाने के लिए प्रयास है तो लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के इलेक्शन हुए दोस्तों तो अमित शाह के द्वारा जिस तरीके से अपना एक उम्मीदवार उतारा गया संजीव बालियान को राजीव प्रताप रूडी को हराने के लिए दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी ने राजीव प्रताप रूडी को आश्वासन दिया था कि हम आपको जिताएंगे और यही हुआ। विपक्ष के समर्थन के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव प्रताप रूडी जीत गए दोस्तों और ये बात उनको भी पता है। इसके बाद पहली बार राजीव प्रताप रूडी राहुल गांधी से मिले दोस्तों। राहुल गांधी प्रेस कर रहे थे यानी मीडिया को संबोधित कर रहे थे दोस्तों, उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। इस बीच राजीव प्रताप रूडी वहां से गुजर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर खड़े हैं, प्रेस में बात कर रहे हैं, तो राजीव प्रताप रूडी राहुल गांधी को धन्यवाद थैंक यू करते हैं दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी की ओर से भी बधाई दी जाती है दोस्तों। इसके बाद दोनों नेता मुस्कुराते हुए राजीव प्रताप रूडी चले जाते हैं और राहुल गांधी प्रेस को संबोधित करते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर इस तरीके के गेस्चर से एक बात समझ में आ चुकी है कि राजीव प्रताप रूडी को भी पता है कि वो चुनाव क्यों जीते हैं, बल्कि अमित शाह उनके खिलाफ अपना सबसे करीबी नेता मैदान में उतारकर राजीव प्रताप रूडी को हराने के जुगाड़ में लगे थे दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी ने पूरा खेल पलट डाला। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रियंका गांधी की ओर से लाए गए संशोधन 130 का विरोध करते हुए प्रियंका गांधी बोली कि मैं इसे पूरी तरीके से दमनकारी चीज मानती हूं क्योंकि ये हर चीज के खिलाफ जाता है। संविधान संशोधन अधिनियम 130 ऐसा है जिसे आप किसी भी मुख्यमंत्री पर किसी भी तरीके का केस डाल के बिना किसी दोष सिद्धि के यानी बिना किसी ट्रायल पूरा हुए 30 दिनों तक गिरफ्तार कर सकते हैं और उसको मुख्यमंत्री के पोस्ट से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर सकते हैं या फिर उसको पोस्ट से हटा सकते हैं। ये पूरी तरीके से असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और दुर्भाग्यपूर्ण है। सोचिए दोस्तों कि जिन मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की जांच जो
एजेंसियां करने वाली हैं दोस्तों, उनकी खुद की कितनी विश्वसनीयता है, ईडी, आईटी और जो अन्य केंद्रीय एजेंसियां हैं दोस्तों, वो कैसे सवालों के घेरे में रहती है। अगर वो किसी को जांच में फंसा दे और 60 दिन तक गिरफ्तार करवा दे तो ये कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है। ये सबको पता है दोस्तों कि कैसे ये एजेंसियां काम करती है और सुप्रीम कोर्ट भी इन्हें लेकर नाराजगी जताती है। ऐसे में प्रियंका गांधी की बात का अगर आप समर्थन करते हैं तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसके इतर अगर आप लोग की कोई और राय है तो भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज़ अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पार्लियामेंट के सारे नेताओं को, इंडिया गठबंधन के नेताओं को पार्लियामेंट के अंदर बुलाया गया दोस्तों। और इस दौरान उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर सुदर्शन रेड्डी को सभी इंडिया गठबंधन के सांसदों से मिलवाया गया दोस्तों। इस दौरान उनका अभिवादन किया गया और राहुल गांधी भी मौजूद थे दोस्तों, क्योंकि बीते दिन वोटर अधिकार यात्रा नहीं चल रही थी। राहुल गांधी राजीव गांधी के जन्म जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर मौजूद थे दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर। और ऐसे में इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से एकजुट कर दिया गया है दोस्तों, और धीरे धीरे करके अन्य पार्टी के लोगों का समर्थन भी जुटाया जा रहा है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर इस दौरान बयान देते हुए पूछा कि हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति आखिर कहां है, उनके स्वास्थ्य के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा कि आखिर जगदीप धनखड़ जी है कहां। ये सवाल बीजेपी के लिए है दोस्तों। अभी तक भाजपा की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और सारे नेता पूछ रहे हैं कि आखिर हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति कहां है, उनको लेकर चिंताएं हो रही है। साथ साथ दोस्तों लोकसभा में बुधवार को एक गंभीर मामला सामने आया है। दरअसल आपराधिक मामलों में प्रधानमंत्री, सीएम और मंत्रियों के पद से हटाने का विधेयक पास होने के दौरान जो हंगामा हुआ दोस्तों, इसके बाद अब कीर्ति आजाद ने बीजेपी के सांसदों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए दोस्तों। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध कर रहे टीएमसी के सांसदों के साथ बीजेपी के सांसदों ने बदसलूकी की है, महिला सांसदों को धक्का दिया गया है और ये सब कुछ सदन के वेल के अंदर हुआ है। कीर्ति आजाद ने कहा कि हम वेल के अंदर शांति से नारेबाजी कर रहे थे, तभी बीजेपी के लोग अचानक सीट से उठकर हमारे पास आ गए और धक्का मुक्की करने लगे। कीर्ति आजाद ने कहा कि हम वेल के अंदर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन भाजपा के नेता आकर हमें परेशान करने लगे। कुल मिलाकर दोस्तों उनके साथ किरण रिजिजू और रवनीत सिंह बिट्टू भी थे। ये भी एक बड़ा बयान सामने आया दोस्तों। कुल मिलाकर मामला काफी गंभीर है। आपको बता दें कि सांसद अबू ताहिर खान खड़े थे, उनको धक्का देकर साइड किया गया और महिला सांसदों के साथ भी धक्का मुक्की की गई है। ये एक ऐसा कानून है दोस्तों जिसे लेकर इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से विरोध कर रहा है, डंके की चोट पर विरोध कर रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि ये तो अस्तित्व पर संकट जैसा मामला है दोस्तों तो लिखकर जरूर बताएगा। इंडिया गठबंधन के लोगों को किस तरीके से विरोध करना चाहिए। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के विरोध में इंदौर के अंदर 4 सितंबर को आंदोलन करेगी दोस्तों। इसी दिन कांग्रेस पार्टी में एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष चिंटू चौकसे इस आंदोलन के साथ कांग्रेस पार्टी कार्यालय में जाकर अपना कार्यभार संभालेंगे दोस्तों। यानी पहले आंदोलन, उसके बाद कार्यभार, यानी उसके बाद शपथ। ये कांग्रेस पार्टी की एक वर्क कल्चर बन चुका है कि पार्टी के प्रति पूरी तरीके से पहले समर्पित रहना है और पद तो बाद में, पोस्ट तो बाद में भी मिल जाएगा। और इसी और इंडिकेशन देते हुए ये काम किया जा रहा है दोस्तों। देखते हैं किस तरीके का एक आंदोलन देखने को मिलेगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ी और उनके आरोपों पर उत्तर प्रदेश के 3 जिलाधिकारियों की ओर से अचानक सक्रियता दिखाने पर भी सवाल खड़ा करते हुए निर्वाचन आयोग और स्थानीय प्रशासन के बीच में सांठगांठ के भी आरोप लगाए हैं दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जिस तरीके से थप्पड़ मारा गया दोस्तों, खबरें चल रही थी कि जोरदार थप्पड़ मारा गया जब वो अपने जन सुनवाई के कार्यक्रम में थी। इस दौरान एक व्यक्ति अचानक से आकर उनके ऊपर हाथापाई कर देता है। इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है दोस्तों, लेकिन जो इमेज जारी की गई है उसमें बताया गया है कि उस व्यक्ति का नाम राजेश सकारिया है और वो गुजरात का रहने वाला है। मुख्यमंत्री को चांटे मारने के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेता के द्वारा एक पोस्ट किया गया दोस्तों और तस्वीर दिखाई गई जिसमें दावा किया गया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अटैक करने वाला व्यक्ति राजेश सकारिया गुजरात का रहने वाला है और उसने ये हिमाकत की है और आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ इस तरीके के बताते हुए दोस्तों एक तस्वीर शेयर की गई है जिसमें आम आदमी पार्टी के गुजरात के चेहरे गोपाल इटालिया के साथ में तस्वीर दिखाई गई दोस्तों। लेकिन बाद में जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने गलत तरीके से एडिटेड यानी फेक फोटो शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन की पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की है दोस्तों। इस पर मोहम्मद जुबैर की ओर से पूरा फैक्ट चेक किया गया। वो बोले कहा बीजेपी आईटी सेल वाले और उनके नेता एक एडिटेड फोटो शेयर कर रहे हैं जिसमें राजेश साकरिया को दिखाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया के साथ में, जबकि ये तस्वीर पुरानी है और इसमें एडिट किया गया है। यानी जो असली व्यक्ति है वो कोई और है दोस्तों। यानी आम आदमी पार्टी का एक वीडियो था, उस वीडियो में गोपाल इटालिया अपने पार्टी के कार्यकर्ता से बात कर रहे थे दोस्तों। इस दौरान जो वीडियो है उसमें से स्क्रीनशॉट निकाल लिया जाता है दोस्तों और उसको एआई से एडिट करवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आम आदमी पार्टी से जोड़कर आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर मानहानि का केस दर्ज करवाने की भी डिमांड की गई है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसी हरकतों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो बार बार ऐसी ही हरकतें जानबूझकर करते रहेंगे। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताइए। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर
कन्हैया कुमार बोले, कहा कुल मिलाकर जय के पापा ने डेमोक्रेसी को चुराने का गजब प्लान बनाया है। पहले आपके चुने हुए एमएलए चुराते थे, फिर वोट चुराना शुरू किया। आप तब भी यदि उनकी सरकार ना बनाए तो फर्जी मुकदमा करके आपका चुना हुआ मुख्यमंत्री ही चुरा लेंगे। यानी जो 130वां संवैधानिक संशोधन लेकर आया जा रहा है दोस्तों, उसके खिलाफ कन्हैया कुमार की ओर से ये टिप्पणी है। साथ साथ दोस्तों पत्रकार हिमांशु मिश्रा कहते हैं कि मैं चुनाव आयोग के एक अधिकारी से मिला, उन्होंने कहा कि हर साल प्रदेश चुनाव आयोग समीक्षण देता है और उनकी ये वोटर लिस्ट है। ऐसा क्या हो गया 6 महीने के अंदर जो मतदाता बढ़ गए, ये काम भी बीएलओ करता है। फिर 37 लाख वोट पड़े लोकसभा में, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सवाल हिमांशु मिश्रा ने पूछा है। दोस्तों कुल मिलाकर जिस तरीके से वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में नाम ऐड किए जा रहे हैं, ये काफी गंभीर मामला है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। तस्वीर शेयर की गई है दोस्तों। इस पर एक प्रतिक्रिया आते हुए लोगों ने कहा कि पिछले महीने छोटी आंख वाले गणेश ना खरीदने का ज्ञान दे रहे थे प्रधानमंत्री, लेकिन अब खुद चीन की आओ भगत में जुट गए हैं। चीन ने पाकिस्तान का मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ इनडायरेक्ट तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में युद्ध लड़ा। यह भारतीय सेना के भी अधिकारियों ने बोला दोस्तों। इसके बावजूद चीन के साथ में संबंध सुधारने के नाम पर ऐसा लग रहा है कि चीन को लगभग हर चीज में छूट दी जा रही है दोस्तों। वापस से कई सारे जो बैन लगे हुए थे उनको हटा दिया गया है। आप जो भी कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा उस वक्त गुस्से में आ गए दोस्तों जब पत्रकार ने नगर की समस्या को लेकर उनसे लगातार सवाल पूछे। गुस्से में उन्होंने पत्रकार से कहा कि आप लोगों को अब पिस्तौल लेकर चलना चाहिए। यानी दोस्तों कठिन सवाल पूछ रहे तो जवाब देने में एकदम भड़क रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनसे कोई संपत्ति मांग ली गई हो दोस्तों, जबकि एक नेता है, उनका अधिकार, उनकी ड्यूटी है कि वो सारे सवालों का जवाब दे, लेकिन मीडिया के सवालों से ऐसे भड़क रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एकदम 20 साल की सरकार चलाते चलाते सत्ता एकदम माथे पर चढ़ चुकी है। नकली दवाई को लेकर भी इन पर गंभीर आरोप लगे थे दोस्तों। हालांकि ये बाद में इन आरोपों का खंडन कर रहे थे, लेकिन आप पत्रकारों से इस तरीके की बातें कर रहे हैं, 2 शब्द इनके बारे में जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी के द्वारा जो दावा किया गया कि एसआईआर में बड़े स्तर पर हेरफेर हो रहा है, वो बात कहीं ना कहीं सच्चाई भी है दोस्तों। कारण यह है कि जगह जगह जाकर जो पत्रकार है वो छानबीन कर रहे हैं तो उनको सारी डिटेल मिल रही है। और ऐसे ही रेड माइक के एक पत्रकार बिहार पहुंचे तो उनको वहां पर भी कई सारी ऐसी चीजें मिली दोस्तों, जिसे लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चौंकाने वाली बात है कि जो खासकर पिछड़े और दलित समाज से आने वाले व्यक्ति हैं दोस्तों, उनके वोटर लिस्ट में या तो नाम हटा दिए गए हैं या फिर गलत नामों का ऐड कर दिया गया है। इन सारी अनियमितताओं को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि उनके पास किसी राजनीतिक दल की ओर से कोई इस तरीके की डिमांड सामने नहीं आई है जो इस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों चुनाव आयोग के पूरे एसआईआर की प्रक्रिया में इतना बड़ा फ्लॉ है कि रिपोर्टर को या किसी भी तरीके के व्यक्ति जो सर्च करने के लिए जाता है तो उसको इस तरीके की रिपोर्टें सामने मिल जाती है, इस तरीके की जानकारियां मिल जाती है, जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चिंताजनक विषय है दोस्तों। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर चाइना को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। दरअसल चाइना के विदेश मंत्री जब नरेंद्र मोदी से मिले हैं दोस्तों तो कई सारे एग्रीमेंट हुए हैं। पहला एग्रीमेंट हुआ है कि जो पहले भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट चला करती थी उससे वापस से रिज्यूम किया जाए, यानी वापस से चलाया जाएगा। और एयर सर्विस एग्रीमेंट को और ज्यादा इंप्रूव करने, यानी और भी कई सारे एयर सर्विस को बढ़ाने की बात चल रही है दोस्तों। ऐसे में इंडिया के जो श्रद्धालु है जो कैलाश मानसरोवर जाते हैं, जिनके कैलाश मानसरोवर जाने से चाइना को पैसा मिलता है, रेवेन्यू मिलता है दोस्तों, उसे और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसके बाद एक और फैसला लिया गया है कि जो लिपू लेक और शिप्ला और नाथुला का पास है, जो भारत और चाइना के बीच का पास है दोस्तों, वहां पर और ज्यादा वापस से बॉर्डर का ट्रेड जारी किया जाएगा, ट्रेड शुरू किया जाएगा। और ये सारी चीजें की जा रही है दोस्तों अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ को काउंटर करने के लिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चाइना पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि चाइना वही देश है जिसने भारत के साथ कोरोना के टाइम में दगाबाजी की थी। आपको याद होगा दोस्तों कि पूरा मामला जो सामने आया था, चाहे गलवान का हो या फिर डोकलाम वैली का हो दोस्तों, आईटी सेल वाले इस तरीके की खबर के ऊपर कुछ भी टिप्पणी नहीं करते और राहुल गांधी को दिन रात चाइना का एजेंट बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी चाइना के साथ जो ये एक के बाद एक कई सारी डील हो रही है दोस्तों, इन पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। 2 शब्द इनके बारे में जरूर लिखकर बताएगा आईटी सेल वालों के बारे में। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर पत्रकार संदीप सिंह की ओर से एक के बाद एक कई सारे आंकड़े दिखाकर बीजेपी को पूरे मामले पर कटघरे में खड़ा किया गया है दोस्तों। दरअसल जो 130वां संशोधन लेकर आया गया है उससे लेकर संदीप सिंह ने एक शो करते हुए बताया कि किस तरीके से जो आज तक बड़े बड़े एक्शन हुए हैं, खासकर जांच एजेंसियों के द्वारा 2024 में सांसदों के खिलाफ जो टोटल मामले दर्ज किए गए वो 892 किए गए और ज्यादातर जो मामले दर्ज किए गए हैं दोस्तों वो विपक्षी सांसदों के खिलाफ किए गए हैं। और आप लोग जानते हैं कि ईडी और सीबीआई जब जांच करती है तो किस तरीके से जांच करती है दोस्तों, उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट के किस तरीके की टिप्पणियां ऑब्जर्वेशन सामने आया है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या एक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है विपक्षी सांसदों को उनके पद से हटाने के लिए। संदीप सिंह ने इस पर पूरा शो करते हुए बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबको कटघरे में खड़ा किया है दोस्तों। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि तानाशाह सरकार अब अपना असली रंग दिखा रही है, अब अपने सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को
को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी कर रही है क्या सरकार? क्या उनको भी मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाने की तैयारी चल रही है? जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बार बार दोस्तों स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिलती रहती है। देश की राजधानी दिल्ली में 50 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दोस्तों दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि इस पूरे मामले पर अब जांच पड़ताल की जा रही है। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद पुलिस और अन्य आपातकालीन एजेंसियों ने तत्काल तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। दोस्तों लेकिन सवाल ये उठता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से बार बार ये धमकी दे कौन रहा है? बार बार स्कूलों को उड़ाने की धमकी कौन दे रहा है? दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर, क्योंकि दिल्ली के अंदर स्कूलों को लेकर बीजेपी पहले से ही सवालों के घेरे में है। दोस्तों जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया जा रहा है, फीसें महंगी करने को लेकर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है और अब ये बार बार धमकी भरी बातें सामने आ रही है। दोस्तों जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट के जज रहे सुदर्शन रेड्डी जो उम्मीदवार भी है इंडिया गठबंधन के, दोस्तों उन्होंने अपना पहला भाषण दिया और सभी इंडिया गठबंधन के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब सड़क खामोश होती है तो संसद आवारा हो जाती है। राहुल गांधी ने कभी भी सड़कों को खामोश नहीं होने दिया गया। इसी से पता चलता है कि वो एक ऐसे नेता हैं जो लड़ाकू स्पिरिट के नेता हैं, यानी लड़ना जानते हैं और जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। इसके साथ में और भी कई बातें बोलते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन के सांसदों से समर्थन जुटाने की मांग की है। दोस्तों जुड़ने की मांग की है। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपने चैनल जय हिंद जवाहर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।